हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। फोर्थ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, डिफेक्ट्स एंड देयर रूट कॉजेज़। लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 4 का। दो ही इसके लेक्चर बन पाए हैं, एक लेक्चर पहले अपलोड हो चुका है, ये लास्ट लेक्चर होगा। इसको बड़ा ध्यान से देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है जी। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने सम टिपिकल डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग ख़त्म कर दिया था। इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं मेन कॉजेज़ ऑफ द डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग। चलिए जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं। काजेज़ कौन कौन से हैं जिसकी वजह से डिफेक्ट्स हमारी बिल्डिंग के अंदर अक्कर होते हैं? मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग आर द अर्ली साइंस ऑफ द इम्पेंडिंग फेलियर। माइनर डिफेक्ट if left unattended may lead to a major one and ultimately results in the structural failure. Most of the defects, बहुत सारे डिफेक्ट जो हैं बिल्डिंग के अंदर वो अर्ली साइंस है, मतलब पहले ही बता रहे हैं आपको कि फेलियर होने वाला है। माइनर डिफेक्ट अगर छोटे डिफेक्ट्स को अगर आपने अटेंड नहीं किया तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। हैंस इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि हम थारोली इन्वेस्टिगेट करें डिफेक्ट को बिल्डिंग में, फाइंड आउट द रूट कॉज, ताकि रूट कॉज पता लग सके कि यह डिफेक्ट अक्कर हुआ किस वजह से था। वेरी ऑफ्टन देयर मे बी मोर देन वन कॉज। बहुत सारे चांसेस हैं कि एक से ज़्यादा कॉज हो सकते हैं एक डिफेक्ट के पीछे। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट, इन मोस्ट केसेस इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर डिफेक्ट इन द बिल्डिंग। मेन कॉज ऑफ द डिफेक्ट्स और द एजेंसीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग आर क्लासिफाइड एज द फॉलो। अब मेन कॉज क्या है डिफेक्ट्स का, या फिर कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिसकी वजह से ये डिफेक्ट्स अक्कर होते हैं? सबसे पहला है डैम्पनेस। अगर आपके बिल्डिंग में सिलन है, पानी आ चुका है, किसी वजह से पानी आ रहा है, पानी कैपिलरी एक्शन से ग्राउंड से भी आ सकता है, बारिश का पानी भी आ सकता है, अगर कंस्ट्रक्शन फॉल्टी है छत से भी पानी आ सकता है, तो डैम्पनेस भी एक कॉज है जिसकी वजह से डिफेक्ट हो सकता है। रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द बिल्डिंग ड्यू टू द वेरियस फोर्सेज। अगर बहुत सारी फोर्सेज उस पर लग रही हैं, उसकी वजह से आपका जो मेंबर है उसकी मूवमेंट हो जाती है, ठीक है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, तो भी हो सकता है कि आपके स्ट्रक्चर में फेलियर आए। डैम्पनेस में मैं बताना आपको भूल गया, डैम्पनेस की वजह से आपको पता पपड़ी उखड़ना शुरू हो जाती है, प्लास्टर उखड़ना शुरू हो जाता है, वो डैम्पनेस की वजह से होता है। तो डैम्पनेस की वजह से ही प्लास्टर उखड़ना शुरू हो जाता है। और भी बहुत सारे इसके कॉजेज़ हैं। डैम्पनेस क्या करती है? डैम्पनेस जो है गैप्स पैदा कर देती है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ जो है उसमें भी अफेक्ट होता है। डैम्पनेस की वजह से बहुत सारी इलनेस हो सकती है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट हो सकता है। अफेक्ट ऑफ द इन्वामेंटल फैक्टर, अफेक्ट ऑफ इन्वामेंटल फैक्टर्स। इन्वामेंटल फैक्टर, धूप, बारिश, गर्मी, इसकी वजह से भी आपके डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। धूप में मटेरियल एक्सपैंड करते हैं, गर्मी में, सर्दी में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बारिश की वजह से सिलन हो सकती है, ठीक है। ये सारे कॉजेज़ जो हैं ये कुल मिला के आपकी बिल्डिंग के ऊपर अफेक्ट डालते हैं। लैक ऑफ द प्रॉपर डिज़ाइन, अगर डिज़ाइन अच्छे से नहीं हुआ वो भी अफेक्ट करता है। लैक ऑफ द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, अगर आपने कंस्ट्रक्शन सही से नहीं की हुई। लैक ऑफ द सूटेबल मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, अगर मेंटेनेंस समय पे नहीं हुई है तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है। एक एक करके इन सभी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डैम्पनेस, डैम्पनेस इज द मेन कॉज ऑफ मैनी डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग। फॉलोइंग डिफेक्ट इन द बिल्डिंग, डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग आर ड्यू टू द डैम्पनेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो डैम्पनेस एक मेन कॉज है। क्या है? सबसे पहले स्ट्रेन्स ऑन द डिफरेंट सरफेस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर स्ट्रेन पैदा करती है, ठीक है। एफ्लोरिसेंस, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि वाइट पाउडर जो है, सॉल्ट जो होता है इसके अंदर, किसी भी ब्रिक के अंदर वो आ जाता है सरफेस के ऊपर पानी के साथ, जब बारिश का पानी उसके ऊपर पड़ता है या फिर डैम्पनेस की वजह से बाहर आ जाता है। फॉलिंग ऑफ द पेंट्स फिल्म्स, मैंने आपको बताया था, पेंट फिल्म्स, पपड़ी उखड़ना, प्लास्टर उखड़ना शुरू कर जाता है, वॉलपेपर उतरना शुरू कर जाता है, वो भी डैम्पनेस की वजह से होता है। वीकनिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल डिसइंटीग्रेट होने लग पड़ता है भैया। मोटार के अंदर पानी अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है और मटेरियल जो इसके पार्टिकल्स होते हैं उनको डिसइंटीग्रेट होता है, तोड़ना शुरू कर देता है।
करोजन ऑफ द स्टील रीइंफोर्समेंट और अदर मटीरियल मेटल्स यूज्ड इन द बिल्डिंग। करोजन ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट को जंग लग जाता है और अदर मेटल्स या दूसरे मेटल्स यूज्ड इन द बिल्डिंग। डिके ऑफ द टिम्बर, टिम्बर का खराब हो जाना यूज्ड इन द जॉइनरी और द फर्नीचर ऑफ द बिल्डिंग्स। विजिबल वाटर सच एज द फिल्म ऑफ द मॉइस्चर और द ड्रॉप ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग की सरफेस के ऊपर आपको मॉइस्चर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अकरेंस ऑफ द बैड स्मेल इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर ख़राब स्मेल आना शुरू हो जाती है। ठीक है। कॉजेज ऑफ द डैम्पनेस, सोर्सेज ऑफ द डैम्पनेस इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में कहाँ से डैम्पनेस आती है? रेन की वजह से, बारिश की वजह से, बारिश का पानी पेनिट्रेट होने की वजह से। राइज ऑफ द ग्राउंड वाटर, मैंने आपको बताया था कैपिलरी एक्शन से फाउंडेशन से पानी ऊपर की तरफ आता है। लीकेज फ्रॉम द वाटर सप्लाई एंड द सैनिटरी पाइप्स, जो पाइप्स हैं किचन के दीवार के अंदर पाइप्स डाली होती हैं, बाथरूम की जो हमारे वॉशरूम्स हैं उनके अंदर से पाइप्स जारी होती हैं और उनके साथ वाली दीवार में हमेशा देखना अब लीकेज हो जाती है, क्योंकि जहाँ से भी जॉइंट होते हैं वहाँ से पानी लीक होता है। कंडेंसेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर से कंडेंसेशन होती है। एंट्रैप्ड वाटर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट, ये सारे के सारे जो कॉजेज हैं जिसकी वजह से पानी स्ट्रक्चर के बीच में आता है। देन सेकंड इज योर रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द बिल्डिंग ड्यू टू द विजिबल वेरियस फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस की वजह से जो मेंबर्स की रिलेटिव मूवमेंट हो रही है उनके। डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग आर आल्सो कॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वन मेंबर ऑफ द बिल्डिंग रिलेटिव टू अदर मेंबर। डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं ये कॉज होते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वन मेंबर। एक मेंबर में अगर मूवमेंट आ जाती है ऑफ द बिल्डिंग रिलेटिव टू अदर मेंबर, दूसरे मेंबर से अगर कंपेयर करें तो एक जो है वो मूव कर रहा है, उसमें मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट अक्कर हो रही है फोर्स की वजह से। मूवमेंट इन द बिल्डिंग कंपोनेंट मे बी ड्यू टू एनी अदर और अ कम्बिनेशन ऑफ सम फैक्टर्स आउट ऑफ फॉलोइंग। मूवमेंट किसी भी वजह से हो सकती है, एक वजह भी हो सकती है, बहुत सारी वजहें भी हो सकती हैं। तो ये कह रहा है कि मैं इसको फॉलोइंग कुछ हमने पॉइंट्स बताए हैं जिसकी वजह से मूवमेंट अक्कर हो सकती है, जैसे कि अप्लाइड फोर्सेस, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, इसकी वजह से मूवमेंट अक्कर हो सकती है। टेम्परेचर स्ट्रेसेस, मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया है कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस हो सकते हैं। गर्मी में आपकी बिल्डिंग एक्सपैंड करती है, सर्दी में कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से मूवमेंट अक्कर करती है, स्ट्रेसेस पैदा होती हैं। चेंज इन द मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट में अगर चेंज होता है तो श्रिंकेज, स्वेलिंग हो सकती है, श्रिंक कर सकता है, स्वेल फूल सकता है वो। फिजिकल चेंजेस कैसे हो सकते हैं? फिजिकल चेंजेस उसके ऊपर दिख सकते हैं, जो दिखने वाले चेंजेस हैं। क्रीप अक्कर हो सकती है, फटीग अक्कर हो सकती है, सेटलमेंट एटसेट्रा। क्रीप क्या होता है? लंबे समय के लिए अगर हम लोड को या स्ट्रेसेस को किसी भी मटेरियल में लगाए रखते हैं, वो मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म कर देता है अंडर द इफेक्ट ऑफ द इलास्टिक स्ट्रेसेस, वो डिफॉर्म कर जाता है। फटीग क्या होता है? मटेरियल का थक जाना जो है, दैट इज़ फटीग मतलब लंबे, अब जब आप वायर को ब्रेक करते हो तो आप क्या करते हो, उसको ऊपर नीचे करते हो, बीच में से वायर जो है वो कट जाती है। दैट कैन बी टेकन एज द एग्जाम्पल ऑफ द फटीग, बट इट इज़ नॉट फटीग जनरली। फटीग जो होता है ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन जब होती है, एक सेकंड में अगर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं किसी मटेरियल के अंदर, और मतलब एक ही सेकंड में उसमें टेंशन आ रही है, फिर कंप्रेशन आ रही है, फिर से न्यूट्रल हो रहा है, तो इस तरीके से अगर कोई मटेरियल लगातार कर रहा है तो वो मटेरियल फेल होता है। ये ज़्यादातर आपको दिखेगा हमारे मोटर्स के जो ड्रम होते हैं ना, मोटर की जो शॉफ्ट होती है, शॉफ्ट के अंदर ये फटीग जो है ये हमको दिखती है। वाइब्रेशंस ड्यू टू द अर्थक्वेक की वजह से वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। इम्पैक्ट लोड की वजह से वाइब्रेशन, मशीन लगाने की वजह से वाइब्रेशन आती है, और ये सारे कॉजेज़ जो हैं ये हमारे रिलेटिव मूवमेंट बिल्डिंग के अंदर पैदा करती है। उसके बाद अफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर के क्या कॉजेज़ होते हैं? सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन टेम्परेचर चेंज की वजह से, ह्यूमिडिटी, जो आपको पता है नमी होती है हमारे आगे पीछे पानी की, एयर पोल्यूशन होने की वजह से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एयर पोल्यूशन भी अफेक्ट करता है। एयर पोल्यूशन, अब कहेंगे सर कैसे अफेक्ट करता है? एयर पोल्यूशन अफेक्ट ऐसे करता है कि एयर पोल्यूशन, जब पोल्यूशन ऊपर जाता है बारिश के साथ मिक्स करके एसिड रेन बनाता है। एसिड रेन जो है ऊपर आपके घरों पे गिरती है, आपके घरों में जो मार्बल है उसको ख़राब करती है, ठीक है जी, क्योंकि एयर पोल्यूशन उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स हमारे जो कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे जो मार्बल्स होते हैं उनके साथ ये
केमिकल रिएक्शन करता है। उसके बाद ग्राउंड सॉल्ट्स भी केमिकली एक्टिव होती हैं, तो केमिकल रिएक्शन कर सकती हैं, ये भी अफेक्ट करती हैं। बायोलॉजिकल एजेंसीज भी होती हैं कुछ, ठीक है, वो भी अफेक्ट करती हैं हमारे मटेरियल को। इन्वायरमेंट से ये बायोलॉजिकल एजेंसीज आती हैं। लैक ऑफ द प्रॉपर डिज़ाइन, लैक ऑफ प्रॉपर डिज़ाइन क्या हो सकता है? लैक ऑफ, अगर आपने सही तरीके से डिज़ाइन ही नहीं किया हुआ, कह रहा है ना, इट मे बी ड्यू टू द रॉन्ग कंसिडरेशन ऑफ द डिज़ाइन लोड्स इन अप्रोप्रिएट। आपने लोड्स, डिज़ाइन लोड्स सही तरीके से नहीं आपने कंसीडर किए, लोड ज़्यादा पड़ रहा था, आप कम मान कर चल रहे थे, ठीक है। सेक्शन सही तरीके से डिज़ाइन नहीं हुई, सरिया आपने सही नहीं डाला, चॉइस ऑफ द रॉन्ग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मटेरियल सही से नहीं डाला। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, आपने किसी ऐसे आदमी को काम दे दिया जो अनाड़ी था, जो काम अच्छे से जानता नहीं था, उसने बोला मैं सस्ते में कर दूंगा, तो आपने सस्ते में करवा दिया, उसको पैसे दिए नहीं। जैसे कि आजकल होता क्या है, सिविल इंजीनियर को हटा देते हैं, मिस्त्री सिविल इंजीनियर बन जाता है और वो एडवाइस करता है कि कैसे काम चलेगा, वो डिज़ाइन करता है। तो हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि सिविल इंजीनियर को हटा दिया जाता है 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये के लिए, और आर्किटेक्ट्स को ले आते हैं। आर्किटेक्ट्स आपको कभी डिज़ाइन करके नहीं दे सकता स्ट्रक्चर को। आर्किटेक्ट का काम है प्लान को तैयार करना। स्टील के बारे में आर्किटेक्ट को कुछ नहीं पता, सरिये के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन लोगों को इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। 6वां है लैक ऑफ द सूटेबल मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस इन द ओल्ड बिल्डिंग। डिफेक्ट्स may be developed due to the lack of the maintenance and the deterioration of the material with the agencies. Hence, to avoid defects in the building, proper and the timely maintenance is required. Lack of suitable maintenance practices. Suitable maintenance practices, अगर आपने मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं की हुई, तो पुरानी बिल्डिंग्स की, वो कह रहा है पुरानी बिल्डिंग्स की जो डिट्योरेट करते हैं मटेरियल, उसके डिट्योरेट करना शुरू कर जाते हैं। डिट्योरेट मतलब ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आपको समय पे उसकी मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं, अगर उस पॉइंट को आप अवॉइड कर देते हैं, उस समय को में आप उसको नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में वो मटेरियल जो है वो ख़राब हो सकता है और बिल्डिंग जो है उसमें बड़ा डिफेक्ट आ सकता है। हो सकता है कि आपको परमानेंटली बिल्डिंग को ही तोड़ के नई बिल्डिंग बनानी पड़े। मेन डिफेक्ट्स एंड देयर कॉजेज इन द वेरियस एलिमेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग। मेन डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं? मेन डिफेक्ट्स एंड देयर कॉजेज इन वेरियस एलिमेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग। मेन डिफेक्ट्स एंड देयर कॉजेज इन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग आर डिस्कस्ड एज फॉलो। सबसे पहले वो कह रहा है, ओके, ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये बेसिकली आगे जो है ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ये बताया कि पर्टिकुलर कौन से पॉइंट पे कौन सा डिफेक्ट आएगा, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। हमारे लिए सिर्फ इतना ही पोर्शन इम्पोर्टेंट था, और ये चैप्टर हमारा जो है यहीं पे ख़त्म होता है। 4 चैप्टर आपके यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, और अब इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा होगा 5वां चैप्टर, ठीक है। आप अगर ये 5 चैप्टर भी पढ़ते हैं तो आपका आराम से जो वो है पास हो जाएगा ये सब्जेक्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।